बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे जो क्लास 12th के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर बार आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, और ये जो जितने भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है पूरे बुक से होंगे। ठीक है, पूरे बुक से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी क्या है? मेंडल के पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अवरोहन का नियम की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले, आनुवंशिकी पूछा है ना क्या है, तो आनुवंशिकता यानी आनुवंशिकी क्या है। तो लिखेंगे जनक जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया की वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, क्या कह रहा है, जनक जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के, जो जनक जीव होते हैं उनके जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनके लक्षणों के जीन्स के माध्यम से, जो उनके लक्षण है, लक्षण के क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के जीन होते हैं, और उन्हीं जीन के माध्यम से क्या होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वंशागति या फिर आनुवंशिकता कहते हैं। अब देखिए, मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है। देखिए, इस नियमानुसार किसी भी गुण के दो कारक, ठीक है, मेंडल के पृथक्करण का जो नियम है, इस नियम के अनुसार किसी भी गुण के दो कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल दो कारक जो हैं बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, और युग्म बनने के समय भी ये क्या अलग अलग ही रहते हैं। इसे विसंयोजन नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विसंयोजन नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मटर के पौधे के संकरण में, जो मटर के पौधे होते हैं उनके संकरण में द्वितीय पीढ़ी F2, जो मटर के पौधे में जो संकरण होता है, उनकी F2 पीढ़ी में अगर देखा जाए तो F2 पीढ़ी में प्राप्त करने के लिए क्या करवाया जाता है, स्वपरागण। जब स्वपरागण करवाया जाता है F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, तो लंबेपन तथा बौनेपन का लक्षण क्या होता है, फिर से प्राप्त हो जाता है। जैसे कि शुद्ध लंबा पौधा ले लेंगे और शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबा क्या है, कैपिटल T, और शुद्ध बौना क्या है, स्मॉल t। अब इसका जब बताइए संकरण करवाया जाए तो क्या होगा, पौधा जो है लंबा, संकर लंबा पौधा हमें प्राप्त होगा, कैपिटल T और स्मॉल t। अब इसमें यदि स्वपरागण करवाया जाए, क्या करवाया जाएगा, स्वपरागण, तो क्या होगा, देखिए, एक बार तो चांस होगा आपका शुद्ध लंबा पौधा आने का, स्वपरागण करवाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t है। देखिए, यहाँ कैपिटल T स्मॉल t, इसमें यदि स्वपरागण करवाया जाए, ठीक है, ऐसे देख लीजिए, यदि इसमें क्या करवाया जाए, स्वपरागण करवाया जाए, तो एक बार तो ये अपना कैपिटल T देगा और ये क्या देगा, स्मॉल t देगा। तो क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t। अब इसी कैपिटल T से क्या किया जाए, फिर ये कैपिटल T दे दे, तो कैपिटल T कैपिटल T। अब इस स्मॉल t से क्या करवाया जाए, ये कैपिटल T दे दे, तो कैपिटल T और स्मॉल t। फिर से क्या करवाया जाए, इस स्मॉल t से और यहाँ स्मॉल t से करवाया जाए, तो क्या होगा, स्मॉल t और स्मॉल t। यानी दो बार 50% चांस है कि क्या होगा, संकर लंबा होगा, और 25% चांस होगा या तो लंबा होगा या तो शुद्ध बौना होगा। वही चीज यहाँ पे है। देखिए, 25% चांस है कि शुद्ध लंबा होगा, और 25% चांस है शुद्ध बौना होगा, और 50% का यहाँ संभावना है कि संकर लंबा पौधा होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखना है। तो देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो इन लक्षणों की जो वंशागति होती है, वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। ध्यान दीजिए, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में
क्रॉस कराया जाता है। विपरीत लक्षण वाले दोनों पौधे क्या होंगे, विपरीत लक्षण वाले होंगे और उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से वो होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कोई किसी को भी प्रभावित नहीं करता है। जैसे देखिए गोल तथा पीले बीज और यहाँ क्या झुर्रीदार तथा हरे बीज, इसके बीच में क्या कराया जाए, संकरण कराया जाए तो क्या प्राप्त हुआ, गोल तथा पीले बीज। यहाँ पे क्या प्राप्त हुए, गोल तथा पीले बीज ही प्राप्त हुए। अब इसमें भी क्या होगा, स्व परागण करवाया जाएगा। यहाँ देखिए स्व परागण करवाया गया है तो क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिए आपको करना क्या है, जब यहाँ पे आप स्व परागण करवाएंगे तो बस इतना समझिए कि करना क्या है। जब यहाँ स्व परागण करवाएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, गोल तथा पीले बीज, तो स्व परागण करवाएंगे तो गोल तथा पीले बीज फिर से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो गोल तथा पीले बीज प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद परागण करवाया गया तो क्या प्राप्त हुआ, गोल तथा पीले प्राप्त हो चुके हैं। फिर दूसरी बार में गोल तथा हरे बीज प्राप्त हुए हैं। देखिए गोल तथा हरे बीज, ये गोल यहाँ से और हरे बीज यहाँ से। फिर तीसरी बार में क्या, तीसरी बार में जो है पीले तथा झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार के साथ क्या होगा, पीला होगा रंग। यहाँ पे देखिए झुर्रीदार तथा पीले बीज। और चौथे बार में देखिए झुर्रीदार तथा हरे बीज, झुर्रीदार तथा हरे बीज। यानी सीधा से आप समझिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप स्व परागण जब करवाएंगे तो एक बार गोल तथा पीले बीज आपको दिखाना है, यहाँ पे 9 बार दिखाना है। तो यहाँ आप 9 लिख देंगे, समझ में आ जाएगा कि इन्होंने 16 बार जो है कि एक्सपेरिमेंट किया जिसमें से 9 बार गोल तथा पीले बीज प्राप्त हुए। ठीक है, और एक बार क्या है, बाकी एक बार झुर्रीदार तथा हरे बीज प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ से गोल लेंगे, यहाँ से हरे बीज, गोल तथा हरे बीज यहाँ, फिर पीले बीज और झुर्रीदार, झुर्रीदार तथा पीले बीज। ठीक है, यानी 9 बार, 3 बार, 3 बार और 1 बार, ये आपको क्या है अनुपात दिखाने होंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, शुक्र जनन क्या है, इसका क्या करना है, संक्षेप में इस प्रक्रिया का वर्णन करना है। देखिए शुक्र जनन, शुक्र जनन पुरुषों में शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, शुक्र जनन क्या है, शुक्र जनन का मतलब कि पुरुषों में शुक्राणुएं बनती हैं और इन्हीं बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। यह वृषण में मौजूद शुक्र नलिकाओं में होता है। ये वृषण में जो शुक्र नलिकाएं मौजूद होती हैं उन्हीं में ये प्रक्रिया होती है। शुक्राणु पुरुषों के यौन कोशिकाएं हैं जो आनुवांशिक सामग्री ले जाती है। शुक्राणु क्या है, पुरुष के यौन कोशिकाएं हैं, पुरुष जो होते हैं उनकी यौन कोशिकाएं हैं शुक्राणु, जो कि आनुवांशिक सामग्री को क्या करते हैं, ये ले जाते हैं। शुक्र जनन की प्रक्रिया को अब हम देखते हैं। देखिए शुक्र जनन की प्रक्रिया भ्रूण के विकास के 14वें दिन जर्दी की थैली में शुरू हो जाती है। जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वो भ्रूण के विकास के 24वें दिन, यानी जब भ्रूण का विकास होता है तो उसके 24वें दिन जो है जर्दी की थैली में शुरू हो जाती है। दूसरा जो है यौवन तक वृषण शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू नहीं होता है, यानी यौनावस्था तक जो है, जब तक एक पुरुष जो है, एक लड़का जो है यौनावस्था तक न पहुंच जाए तब तक उसके वृषण में जो है शुक्राणु का उत्पादन नहीं शुरू होता है। तीसरा है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पुरुष के पूरे जीवन में जारी रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार की प्रक्रिया है जो कि पुरुष के पूरे जीवन में जारी रहता है। और अगला जो है शुक्र जनन की प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन से प्रभावित होती है। जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे प्रभावित होती है, तो लैंगिक हार्मोन से प्रभावित होती है। चौथा है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में टेस्टोस्टेरोन, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है उसमें टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH जैसे हार्मोन्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उसके बाद
अगला है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। शुक्राणु की प्रक्रिया में शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं। जब शुक्राणु की प्रक्रिया होती है तो उस वक्त जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ स्थापित हो जाते हैं? तो सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं। अब देखिए FSH ये क्या है? हार्मोन्स। ये एक हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से बनता है। कहाँ से बनता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। यह प्रजनन और यौन विकास में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये कहाँ पे? तो प्रजनन में और यौन विकास में ये जो है अहम भूमिका निभाता है। महिलाओं में ये अंडाशयों के विकास और परिपक्वता को बढ़ाता है। जो महिलाओं में अंडाशय होते हैं तो अंडाशय का क्या करता है? ये विकास करता है और परिपक्वता को क्या करता है? बढ़ाता है। पुरुष में शुक्राणुओं के उत्पादन को बढ़ाता है। जो पुरुष में शुक्राणु का उत्पादन होता है, ठीक है, शुक्राणु का जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को क्या करता है? ये बढ़ाता है। अगला है LH हार्मोन्स। पुरुषों में LH का स्तर बहुत ज्यादा नहीं बदलता। जो LH हार्मोन्स का स्तर होता है वो पुरुष में जो है काफी ज्यादा नहीं बदलता है। लड़कियों में LH अंडाशय को एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाने के लिए संकेत देने में मदद करता है। यानी जो लड़कियों में, पुरुष में LH हार्मोन्स बहुत ज्यादा नहीं कुछ बदलता है, लेकिन लड़कियों में क्या करता है कि जो अंडाशय को एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाने के लिए क्या करता है? संकेत देता है, उसमें मदद करता है। अगला क्वेश्चन है समष्टि क्या है? इनके गुणों की विवेचना कीजिए। समष्टि देखिए क्या है? किसी प्रजाति के व्यक्तियों के समूह को, किसी प्रजाति के व्यक्ति जो होते हैं, किसी भी प्रजाति के, उनके व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। यानी किसी भी प्रजाति का कोई व्यक्ति है और उस प्रजाति के व्यक्ति का क्या है? समूह है। कोई प्रजाति है और उस प्रजाति का समूह में व्यक्ति हैं तो उसको समष्टि कहेंगे। समष्टि के गुण व विशेषताएं होती हैं जो व्यक्तियों में नहीं होती, जैसे जन्म दर व मृत्यु दर। ठीक है, समष्टि मतलब क्या है? जैसे एक प्रजाति क्या है? जन्म दर की हो गई, एक मृत्यु दर की हो गई। ठीक है, लिंग अनुपात हो गया, यानी ये सभी के सभी क्या है? समूह में है। आयु वितरण हो गया, समष्टि आकार व समष्टि घनत्व आदि। अब इसके बाद जो है इसके गुण में है पहला जन्म दर। जन्म दर क्या है? देखिए, इससे समष्टि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। जन्म दर का मतलब क्या? कि जो जन्म दर की समूह होता है, जो समष्टि होती है, उसकी जनसंख्या घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी जितना ज्यादा जन्म दर बढ़ेगा, जन्म लेंगे, उतना ही क्या होगा? जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगी। यह किसी दी गई अवधि अथवा काल में जनसंख्या समष्टि में जन्मे बच्चे की संख्या बताती है। यह किसी दी गई अवधि, कोई दी गई अवधि अथवा काल में, किसी काल में जनसंख्या समष्टि में जन्मे बच्चे की संख्या को क्या करती है? ये बताती है। उसके बाद दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर देखिए, मृत्यु दर यानी जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। तो किसी इकाई समय में किसी जीव संख्या में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी किसी एक समय में जितने भी जीव मर रहे हैं तो उन मरने वाले जीव की जितनी भी संख्या होगी, उन मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला है लिंग अनुपात। किसी समष्टि में नर एवं मादा का अनुपात ही लिंग अनुपात कहलाता है। कोई समष्टि है, ठीक है, लिंग अनुपात में समष्टि है और उस समष्टि में नर और मादा, लिंग अनुपात का मतलब क्या है? नर और मादा, तो इनके अनुपात ही क्या है? लिंग अनुपात कहलाते हैं। यह लिंग अनुपात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि समष्टि में मादाओं की संख्या अधिक है तो इसका सीधा प्रभाव जन्म दर पर पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट क्या है? इसके कारण का वर्णन
कीजिए। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? देखिए, किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। विस्फोट का मतलब क्या? विस्फोट का मतलब क्या होता है? अचानक से बढ़ जाना, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या का क्या होना? अचानक से विस्फोट होना, बढ़ जाना। किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से जो वृद्धि होती है जनसंख्या में, उसी को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर में कमी या जन्म दर में तीव्र वृद्धि से होती है। जनसंख्या वृद्धि प्रायः कैसे होती है? तो मृत्यु दर में कमी या फिर जन्म दर में तीव्र वृद्धि से होती है। अब जनसंख्या विस्फोट के कारण को देखते हैं। पहला कारण है निरक्षरता। अब ये निरक्षरता क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि का यह एक मुख्य कारण है क्योंकि हमारे देश के अधिकांश जनता निरक्षर है। जनसंख्या वृद्धि का ये क्या है? एक मुख्य कारण है क्योंकि हमारे देश के अधिकांश जनता क्या है? निरक्षर है। इस कारण से क्या है? अज्ञानता व संतान उत्पत्ति करते हैं। निरक्षर यानी पढ़े लिखे वो नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं? संतान उत्पत्ति करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक रीति रिवाज। पहले के समाज, जो पहले का रीति रिवाज था वो क्या था? सामाजिक तौर पे हमारे देश में किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है, ठीक है। हमारे देश में ऐसा क्या है कि किसी भी परिवार में ऐसा माना जाता है कि कितनी भी बेटियां होंगी, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि एक लड़का हो जाता तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमारे देश में किसी भी परिवार में क्या है? पुत्र का जन्म क्या है? आवश्यक माना जाता है कि पुत्र का जन्म होना क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। वंश का नाम कैसे चलता है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? जनसंख्या बढ़ती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता रहेगा। इसी कारण पुत्र के चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है। बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि जल्दी पुत्र नहीं होते हैं, पुत्री ही होती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पुत्र को देखते देखते क्या है? पुत्रियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उसी कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि होने लगती है। कम आयु में विवाह होना भी क्या है? जनसंख्या का मुख्य कारण है। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में, जो गांव के लोग हैं या फिर जो अशिक्षित परिवार हैं, उनके यहाँ आज भी क्या होता है? बाल विवाह की प्रथा चलती है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपत्ति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। एक तो कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाए और शादी करने के बाद क्या हो? वो जो दंपत्ति होंगे संतान क्या करेंगे? उत्पन्न करने लगते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है गरीबी। देखिए, गरीबी ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि गरीबी में इसलिए जनसंख्या अधिक करते हैं कि वो क्या करेगा, जिससे उन लोगों का क्या होगा? पालन पोषण होगा, ठीक है। गरीबी में क्या होगा? उनका पालन पोषण होगा। किस प्रकार से? तो मांग करके, भीख मांग करके। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिक जनता निर्धन है, जो इस बात पे यकीन करते हैं कि यदि बच्चे अधिक होंगे तो वह काम करके अधिक पैसा कमाएंगे। यानी गरीब लोगों के दिमाग में ये फिक्स करवा दिया गया है, वो लोग बैठा चुके हैं कि यदि जनसंख्या अधिक होगी तो अधिक पैसा कमाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला है मृत्यु दर में निरंतर कमी। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बेहतर जीवन स्थिति के फलस्वरूप रोगों, अकाल, महामारी, कुपोषण आदि से होने वाली मृत्यु तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर में वृद्धि हुई है। देखिए, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, जो चिकित्सा प्रणाली है, उनके स्वास्थ्य कार्यक्रम और बेहतर जीवन स्थिति के लिए क्या किया गया है? रोग, अकाल, महामारी, कुपोषण आदि से होने वाली जो भी मृत्यु है, रोगों से जो कुपोषित बच्चे हैं, उनकी जो कुपोषित बच्चे हैं, जो महामारी से जूझ रहे हैं, जो जिनके पास क्या है? रोगों का अकाल है, यानी बहुत सारे रोग हैं, तो वो क्या है? वो शिशु जो है मृत्यु तथा शिशु मृत्यु दर में
कमी उससे आती है, लेकिन जन्म दर में क्या होता है, वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि जितने लोग मरते हैं उससे अधिक लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर निबंध कीजिए। ठीक है, या तो आपको परिवार नियोजन पे दे, जनसंख्या वृद्धि पर दे, निबंध दे, आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, परिवार नियोजन पे भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। यानी तेजी से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उनको क्या करना, नियंत्रित करना ही क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय, तो पहला तो है शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार, यानी शिक्षा की सुविधा जो है बिल्कुल विस्तार पूर्वक दी जाए। शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय एवं व्यय के सिद्धांत से अच्छी तरह से परिचित है। यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्या है, आय और व्यय के सिद्धांत से, यानी कितना कमा रहे हैं और कितना व्यय हो रहा है, उसके सिद्धांत से क्या है, अच्छी तरह से वो लोग परिचित हैं। इसीलिए वह सीमित परिवार को महत्व देता है। यानी सीमित परिवार यानी छोटा परिवार को क्या करता है, महत्व देता है। यही कारण है कि शिक्षित परिवार सामान्यतः सीमित होते हैं। ठीक है, जो शिक्षित परिवार होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः सीमित होते हैं। अगला है बच्चों की संख्या पर निर्धारण। अब बच्चों की संख्या पर कैसे निर्धारण करें, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो भी परिवार है उसकी संख्या को निर्धारित करनी चाहिए। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो भी दंपत्ति है उसके ऊपर एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक रुकावट होनी चाहिए कि वो एक या दो संतान से अधिक संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। उसके बाद है विवाह योग्य आयु में वृद्धि। देखिए, विवाह का जनन से सीधा संबंध होता है। हाँ, विवाह क्यों किया जाता है, जनन के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, यही एक रीजन है। विवाह आखिर किया क्यों जाता है, जनन करने के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए। अतः विवाह की उम्र में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है। यानी कि जो बाल विवाह हो रहा है वो बाल विवाह न करके उसकी उम्र बढ़ा दी जाए विवाह के लिए, तो उससे क्या होता है, प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है। यानी बाल्यावस्था में विवाह नहीं किया जाए, उम्र बढ़ाकर किया जाए, तो जनसंख्या भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगी, ना कि तेजी से, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा। अब उसके बाद अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम। लिखेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या है, सर्वोत्तम उपाय है परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधक गोलियां, परिवार नियोजन के अंतर्गत जो है अनेक प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग को प्रेरित किया जाता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। अगला है कृषि एवं उद्योग के उत्पादन में वृद्धि। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीक को अधिकाधिक उपलब्ध कराया जाए तो कम जनशक्ति द्वारा ही कृषि की जा सकती है। समझिए इसको क्या कह रहा है, कृषि एवं उद्योग के उत्पादन में वृद्धि। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि, जो आधुनिक कृषि है, आज के युग के जो कृषि है, वो जो है यंत्र एवं तकनीकों की अधिकाधिक यंत्र और क्या चीज, जो तकनीकी है उनको उपलब्ध कराया जाए। जो आज के कृषि है उनको जो है यंत्र और जो तकनीकी है उन्हें उपलब्ध कराया जाए, तो कम जनशक्ति द्वारा ही, कम लोगों के द्वारा ही कृषि की जा सकती है तथा सीमित परिवार के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न होगी।
देखिए अगला क्वेश्चन है मेंडल के वंशागति के नियम को समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है, लिखेंगे जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुणों को पूरी तरह दबा देता है तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। यानी कहने का मतलब है विपरीत लक्षण वाले दो पौधे लेंगे और उनके बीच में क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। और जब संकरण करवाने पे एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुणों को क्या करता है, पूरी तरह दबा देता है। यानी एक लक्षण क्या होता है, प्रभावी रूप से दिखाई देता है और दूसरा लक्षण क्या है, नहीं दिखाई देता है, छिप जाता है। तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो एक दिखाई देता है एक छिप जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे शुद्ध लंबा लेंगे और शुद्ध बौना लेंगे, इनके बीच संकरण करवाया गया तो कैसा प्राप्त हुआ, संकर लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये कैसा प्राप्त हुआ, संकर लंबा। कैपिटल टी क्या है, प्रभावी रूप से है, यानी ये लंबा है। और अप्रभावी क्या है, स्मॉल टी, बौना में नहीं आएगा लेकिन लंबा है, तो ये क्या है, ये जो है प्रभाविता का नियम है। क्योंकि इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि जो पीढ़ी प्राप्त हुई है दोनों में संकरण करवाने से तो लंबा पौधा प्राप्त हुआ है। अगला है पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। प्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होता, जो प्रभावी लक्षण होता है वो संकर में भले ही विकसित नहीं होता है, लेकिन जब अप्रभावी लक्षण का जीन, जो अप्रभावी लक्षण के जीन होते हैं वो प्रभावी लक्षण से अलग होते हैं तो वह अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। यानी समझिए, अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, वो विकसित नहीं होते हैं, लेकिन अप्रभावी लक्षण का जो जीन होता है, अप्रभावी लक्षण का क्या जो जीन होता है वो प्रभावी लक्षण से बिल्कुल ही अलग होता है। अप्रभावी का लक्षण जीन क्या होता है, प्रभावी लक्षण से बिल्कुल अलग होता है, तो वह अपने लक्षण को प्रकट करता है। अर्थात इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है, इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए, शुद्ध लंबा है और शुद्ध बौना है, संकरण करवाया गया तो ये क्या, F1 पीढ़ी में अभी हमने देखा प्रभाविता के नियम में कि F1 पीढ़ी में क्या हुआ, संकर लंबा प्राप्त हुआ। अब इसका क्या करेंगे, हम स्व परागण करवाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने स्व परागण करवाया है, तो एक बार यहाँ से कैपिटल टी लिया ये, और एक बार यहाँ से कैपिटल टी, तो ये क्या है, दोनों कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा। एक बार फिर से यहाँ से कैपिटल टी लिया, यहाँ से स्मॉल टी लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, संकर लंबा या फिर अशुद्ध लंबा आप कह सकते हैं। यहाँ से स्मॉल टी लेंगे, यहाँ से कैपिटल टी लेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से भी स्मॉल टी लेंगे तो यहाँ दोनों क्या है, स्मॉल टी। यानी कि 25% चांस है शुद्ध लंबे पौधे का और 25% चांस है शुद्ध बौने पौधे का, और 50% चांस है क्या चीज, संकर लंबा यानी अशुद्ध लंबे पौधे का। अब उसके बाद जो है देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, देखिए अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ये अपवाद में है, ठीक है, लेकिन लिखेंगे इसको भी। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, दो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराने पर यदि F1 पीढ़ी में कोई लक्षण पूर्ण प्रभावी या अप्रभावी न होकर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, वो पूर्ण प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण प्रभावी या अप्रभावी पूर्ण रूप से नहीं होगा, अपूर्ण रूप से प्रभावी होगा। यानी पूरी तरह से प्रभावी या फिर पूरी तरह से अप्रभावी नहीं होगा, बल्कि आधा अधूरा रूप से क्या होगा, प्रभावी होता है, तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखिए, लाल पुष्प लेंगे, सफेद पुष्प लेंगे, इसके बीच क्या करेंगे, संकरण, तो क्या प्राप्त होगा, गुलाबी पुष्प प्राप्त होगा। तो F1 पीढ़ी क्या है, गुलाबी प्राप्त हुआ है। और कौन कौन से पौधे ऐसा करते हैं, तो एक तो गुलाब वास करता है और दूसरा जो है मिराबिलिस जलापा। स्वप्रभाविता का नियम लिखेंगे,
जब दोनों जनक के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट हो तो स्वप्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी जब दोनों पीढ़ी, दोनों जनक, ठीक है, दो जनक को मिला के संकरण करवाया जा रहा है, तो दोनों जनक क्या होंगे, दोनों जनक के लक्षण क्या होंगे, पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वप्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे लाल रंग के पुष्प लेंगे, ठीक है, या फिर पशु को ले लीजिए, और क्या लेंगे, सफेद रंग के पशु को ले लेंगे, ठीक है। तो कैसा पशु प्राप्त होता है, तो लाल और सफेद दोनों मिला के प्राप्त होता है, ठीक है, लाल और सफेद दोनों मिला करके प्राप्त होगा। या फिर यहाँ सफेद ले लिए और यहाँ काला ले लीजिए, सफेद और काला लेंगे तो यहाँ चितकबरा कलर का प्राप्त, चितकबरा यानी लाल, दो रंगों को मिला करके, ठीक है। जैसे कि जिराफ को आप देखे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अगला क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। जैसे दैहिक या कायिक गुणसूत्र, ठीक है, दैहिक या कायिक गुणसूत्र 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, जिन्हें कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि मानव में कितने होते हैं, टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, और इन्हें कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं, या फिर दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो मादा में XX, मादा में XX यानी फीमेल में XX और मेल में जो है XY होता है। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन के समय जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। जब युग्मक जनन का समय होता है तो उस टाइम क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें स्त्री में बने हुए दोनों युग्मक, स्त्री में बने युग्मक क्या होते हैं, 22 + XX दोनों युग्मक गुणसूत्र, तथा पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक 22 + X और Y। पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक 22 + X 22 + Y गुणसूत्र वाले होते हैं। निषेचन के समय, जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस समय नर से प्राप्त शुक्राणु, जो नर से शुक्राणु प्राप्त होता है, तथा जबकि स्त्री में अंडाणु मिलता है, यानी नर के शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु क्या होता है, मिलता है, तो युग्मनज यानी जो जाइगोट बनता है, युग्मनज 44 + XX व 44 + XY, या तो 44 + XX होगा या तो 44 + XY होगा, का निर्माण होता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण शुक्राणु से होता है, ठीक है, इस प्रकार से जो है लिंग का निर्धारण शुक्राणु से होता है। अब जैसे देखिए, मेल है और फीमेल है, मेल के पास XX है, XY है, और फीमेल के पास XX है, तो ये अपना X देगा और ये अपना X देगी, तो यहाँ XX होगा। फिर से इस X के साथ इस X का मिलन करवाया जाए तो यहाँ XX होगा। फिर से Y से X का करवाया जाए तो XY, फिर से Y से इस X का करवाया जाए तो XY, यानी 50-50% का चांस होता है कि लड़का है या फिर लड़की है। देखिए, अगला है हार्डी-बिन-वर्ग का सिद्धांत, ठीक है। हार्डी-बिन-वर्ग का सिद्धांत क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। सन 1908 में इंग्लैंड के गणितज्ञ G.S. हार्डी तथा जर्मन चिकित्सक W.बिनवर्ग ने स्वतंत्र रूप से जीन पूल आवृत्तियों की साम्यावस्था को स्पष्ट किया। उन्होंने किसी समष्टि के जीनोटाइप, किसी समष्टि का क्या चीज, जीनोटाइप एवं एलेल्स की आवृत्तियों की गणना के लिए अग्र द्विपदीय समीकरण प्रस्तुत किया।
कौन सा समीकरण है, देखिए पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे है जहाँ पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, समयुग्मजी प्रभाव जीवों की आवृत्ति, और यहाँ पे P बराबर क्या है, प्रभावी एलील की आवृत्ति, Q स्क्वायर यानी समयुग्मजी अप्रभावी जीवों की आवृत्ति, और यहाँ पे जो है Q अप्रभावी एलील की आवृत्ति, और 2pq क्या है, विषम युग्मजी जीवों की आवृत्ति, और ये जो है आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका संकेतन है। ठीक, जीवों की आवृत्ति यानी ए एलील की आवृत्ति सिंगल है, यानी जो स्क्वायर है उसका डबल है, जो स्क्वायर नहीं है उसका क्या है, सिंगल है। यहाँ सिद्धांत की परिस्थितियां क्या क्या हो सकती हैं उसको देखेंगे। देखिए जो सिद्धांत की पहली परिस्थिति है वो है उत्परिवर्तन न हो, अर्थात एलील में कोई आनुवंशिक परिवर्तन न हो या एक दिशा में हुए परिवर्तन दूसरी दिशा में होने वाले परिवर्तन द्वारा संतुलित हो जाए। अब दूसरा आगे, जीन प्रभाव न हो, ठीक है, जीन क्या हो, प्रवाह न हो, एलील्स का समष्टि से बाहर जाना या बाहर के एलील्स को समष्टि में आना, या तो एलील्स के समष्टि क्या हो, बाहर जाए, या बाहर के एलील्स जो है समष्टि में आए, इनको जीन प्रवाह कहते हैं। जीनों की आवृत्ति स्थिर बने रहने के लिए जरूरी है कि जीन का प्रवाह न हो। जीनों की आवृत्ति स्थिर बने रहने के लिए, जीन की आवृत्ति क्या हो, स्थिर बनी रहे, इसके लिए जीन का प्रवाह न हो। जरूरी है कि जीन का प्रवाह क्या हो, न हो। आनुवांशिक अपवाह न हो, आनुवांशिकी अपवाह मतलब एलील्स की स्थिरता के लिए जरूरी है, जो एलील्स होते हैं उसकी स्थिरता के लिए जरूरी है कि समष्टि पर्याप्त रूप से बड़ी हो एवं अचानक से होने वाले एलील्स आवृत्तियों के परिवर्तन महत्वपूर्ण न हो। अगला क्या है, देखिए आनुवांशिक अफवाह न हो, एलील्स की स्थिरता के लिए जरूरी है कि समष्टि पर्याप्त रूप से बड़ी हो एवं अचानक से होने वाली एलील आवृत्तियों में परिवर्तन क्या हो, महत्वपूर्ण न हो। उसके बाद है चयन न हो, किसी एक जीनोटाइप की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, जो जीनोटाइप की श्रेष्ठता होती है उसे स्थापित करने के लिए कोई चयन कारक मौजूद न हो। आगे है संयोगिक मैथुन। संयोगिक मैथुन मतलब एलील आवृत्तियां स्थिर रखने के लिए जरूरी है कि जीवों में मैथुन यादृच्छिक या संयोग के आधार पर हो। लैंगिक प्रजनन के लिए जोड़े का चयन फिनोटाइप के आधार पर हो। तो ये इतना आपका हो गया हार्डी बेलवर्ग का सिद्धांत और उनके परिस्थितियां, ठीक है। अगला है डार्विनवाद अथवा प्रकृति वर्ण का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रकृति चयन द्वारा जातीय की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें पहला है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुरता। प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। यानी प्रत्येक जीव क्या करता है, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करता है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है, और पृथ्वी पर जो है ये जो जीवन है, इन जीवन की जो पृथ्वी पर जो जातियां होती हैं, मनुष्य की जो जातियां होती हैं उनकी आबादी, ठीक है, जो जीव हैं उनकी जो जातियां होती हैं उनकी आबादी क्या है, लगभग निश्चित और संतुलित रहती है। अगला है जीवन संघर्ष। सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। जी हाँ, जो भी जीव होते हैं वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। संघर्ष में क्या, जैसे भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष
होता है, वो अपने भोजन क्या करते हैं, ढूंढते हैं। आवास, उचित वातावरण, ये सभी क्या है, संघर्ष से ही उन्हें मिलते हैं। जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। उसके बाद अगला है वातावरण में निरंतर परिवर्तन। जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है वह जीवित रहता है, जो नहीं रह पाता यह विलुप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के रोगजनक कारक। ठीक है, मलेरिया के रोगजनक कारक, लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। कारक है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रकार से, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उसी से क्या होता है, यही क्या है, कारक है मलेरिया का, जो एक द्विपोषदीय मच्छर होता है। किस प्रकार का, तो द्विपोषदीय मच्छर होता है, जिसमें प्राथमिक पोषद मानव, ठीक है, प्राथमिक पोषण जो होता है वो कौन होता है, मानव, तथा द्वितीय पोषक जो है एनाफिलिज मच्छर होता है। संक्रमण क्या है, जब संक्रमित मादा एनाफिलिज किसी व्यक्ति को काटती है, जो संक्रमित मादा एनाफिलिज होती है वो किसी व्यक्ति को जब काटती है तो प्लाज्मोडियम व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो प्लाज्मोडियम होता है वो व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। शुरू में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जो परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम जो परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति के यकृत में अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं, यानी रेड ब्लड सेल पर आक्रमण करते हैं, जिससे वह फट जाता है। इससे एक टॉक्सिन पदार्थ हीमोजाइन निकलता है। जब वो फटता है तो उससे एक टॉक्सिन पदार्थ निकलता है जिसे हीमोजाइन कहते हैं, जो ठिठुरन तथा तीव्र जर उत्पन्न करता है। क्या चीज, ठिठुरन, यानी बहुत ज्यादा आपको ठंड लगेगा और बहुत ही काफी ज्यादा आपको बुखार होगा। उसके बाद इसके लक्षण क्या है, रोगी को भूख नहीं लगती। देखिए, यदि आपको मलेरिया हो जाता है, किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती है। रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, यानी बहुत काफी ज्यादा ठंड लगती है और उसको बुखार बहुत ही ज्यादा होता है। रोगी का भी जी मचलाने लगता है, यानी उसको उल्टी जैसा लगता है। जोड़ों में तीव्र दर्द, यानी पैर के जोड़ों में, हाथ के जोड़ों में, पीठ के जोड़ों में, हर जगह क्या होगा, दर्द होगा जोड़ों पे ही। इसके उपचार क्या है, तो देखिए उपचार, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि दी जाती है। कुनैन औषधि है, देखिए 300 वर्षों से मलेरिया के उपचार के लिए जो है कुनैन नाम की एक औषधि दी जाती है, जो कि 300 वर्षों से ये है। और इसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं, तो देखिए बचाव जो है साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सोते समय जो है मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। अगला है कैंसर क्या है, इसके कारण तथा उपचार का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे जब शरीर में किसी भाग या उत्तक कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण गांठ का निर्माण होता है, यानी हमारे बॉडी में क्या होता है, कहीं पे भी उत्तकों में जो है अनियंत्रित क्या होती है, कोशिका विभाजन होने लगती है, तो वहां पे गांठ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, सुदूर्म या आवर्त ट्यूमर। देखिए यह निश्चित स्थान पर स्थिर बने रहते हैं। यह संयोजी उत्तक से बने आवरण से ढके रहते हैं। यदि इनको समय पर निकाल दिया जाए तो कोई हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आवर्त या सुदम ट्यूमर। दूसरा है दुर्दम ट्यूमर। यह ट्यूमर नहीं होता, इसकी कोशिकाएं रक्त के साथ
परिसंचरित होकर दूसरे अंग में जाकर नया ट्यूमर बना देती हैं। ठीक है, ये ट्यूमर नहीं होता, क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो रक्त के साथ परिसंचरित होकर, कोशिकाएं जो होती हैं वो रक्त के साथ परिसंचरित हो जाती हैं, मिल जाती हैं और उसी के साथ जो है दूसरे अंग में जाकर नया ट्यूमर बना देती हैं। कैंसर के कारक देखिए, निम्न कारक हैं, जैसे किरणें, यूवी किरणें, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कागरी, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल आदि। ठीक है, ये सभी क्या है, कैंसर के कारण है। कैंसर के लक्षण क्या क्या है? कैंसर की कोशिकाएं में, जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनमें अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, ट्यूमर निरंतर वृद्धि करता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, शरीर के भार में निरंतर कमी होने लगती है। ठीक है, तो ये लक्षण हो गए। अब इनके उपचार क्या क्या होंगे? उपचार में लिखेंगे कैंसर के उपचार। कैंसर के उपचार के लिए सर्जरी का होना, एक्सरे, कोबाल्ट, 60 विकिरण आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है बायोगैस क्या है? बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, बायोगैस क्या है? विभिन्न यानी बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मीथेन CH4 50 से 70%, CO2 30 से 40% व अन्य गैस H2, N2, C2H4 आदि शामिल होती हैं। यह गैस मानव पशुओं के मूल भूत व गोबर से तैयार की जाती है। ठीक है, बायोगैस कैसे तैयार किया जाता है? तो बायोगैस में जो है कि बहुत सारे पहले गैसों का मिश्रण होता है। कौन कौन से गैस का? अभी आपने देखा CH4 का मिश्रण होता है, मीथेन का 50 से 70% मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% होता है और अन्य गैस में जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, C2H4 ये सभी क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। यह जो है गैस मानव पशुओं के मूल मूत्र व गोबर, यानी जो पशुओं के मूत्र होते हैं, गोबर होते हैं, उनसे ये तैयार की जाती है, इन सभी को मिला करके। इसलिए इसे बायोगैस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बायोगैस कैसे तैयार होता है? तो बहुत सारी गैसें होती हैं और क्या होते हैं, मानव पशुओं के जो है कि मल मूत्र गोबर आदि मिले होते हैं, इसलिए इसे बायोगैस कहते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? तो साइनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु पाया जाता है। गोबर गैस संयंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे देखिए गोबर, पानी टैंक, गैस होल्डर, डाइजेस्टर, स्लग टैंक, ये सभी क्या होते हैं उसमें? ये सभी क्या है? गोबर गैस के निम्न भाग होते हैं। अब उसमें देखिए गोबर पानी टैंक जो होता है, जिस टैंक में ये सभी गैस और मल मूत्र सभी मिलाए जाते हैं, उसकी बात हो रही है, गोबर पानी टैंक। इसमें एक छोटा टैंक होता है। ठीक है, एक छोटा सा क्या होता है? टैंक होता है, जिसमें गोबर को पानी के साथ मिलाया जाता है। मान लीजिए हम क्या ले लिए, एक टैंक ले लिए छोटा सा, और इसमें क्या है, गोबर मिला दिए और इसमें क्या है, पानी। ठीक है, पानी और गोबर मिला दिए। अब देखिए, तथा स्लरी बनाई जाती है। स्लरी यानी उसको क्या किया जाता है, पूरा मिला दिया जाता है। इसे पाइप के द्वारा डाइजेस्टर टैंक में लाया जाता है। अब इसमें से जो है एक पाइप निकाली जाएगी। ठीक है, और इस पाइप के द्वारा जो गैस रहेगा उसको डाइजेस्टर टैंक में लाया जाता है। डाइजेस्टर टैंक क्या है? देखिए, डाइजेस्टर टैंक यह 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है। जो डाइजेस्टर टैंक होता है वो क्या है, 5 से 10 फीट गहरा, यानी बहुत ही ज्यादा ये टैंक क्या है, गहरा होता है। जिसकी दीवारें सीमेंट, कंक्रीट या पक्की ईंटों की बनी होती है। और इसकी जो दीवारें ये आपको दिख रही है, ये सीमेंट की बनी होती है, ना कि प्लास्टिक कचकड़ा ये सब की नहीं होती है। इसकी जो ये दीवारें आपको दिख रही है वो सीमेंट की होंगी या फिर ईंटों की बनी होंगी या फिर
कंकड़ की बनी होंगी। इसमें स्लरी को इकट्ठा किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, स्लरी को इकट्ठा किया जाता है। यहीं पर जीवाणुओं द्वारा गोबर का अपघटन कराया जाता है और यहीं पे क्या होता है, जीवाणुओं द्वारा गोबर का अपघटन होता है, जिससे गोबर गैस उत्पन्न होती है। इसमें एक गैस होल्डर लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का गैस होल्डर इसमें लगा होता है। एक पाइप लगी होती है जिससे आसपास के घरों में पहुंचाई जाती है। ठीक है, एक इसमें क्या होता है कि इसमें एक पाइप लगा होता है जिससे कि इसी से गैस जो है, इसी के द्वारा जो है, पाइप के द्वारा गैस क्या किया जाए, घरों में पहुंचाई जाए। अपघटन के बाद बचे गोबर को बाहर निकालने के लिए, यानी जब अपघटन करा दिया जाता है तो क्या किया जाता है, जो गोबर बचे होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने के लिए एक पाइप जुड़ा टैंक होता है। ठीक है, एक पाइप होता है जो कि टैंक से जुड़ा होता है। इस टैंक से आए हुए गोबर, इस टैंक से जो गोबर आए होते हैं वो गोबर को क्या कहते हैं, करदम। गोबर को उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है, यानी जो गोबर बचे हुए होते हैं उसको जो है अपने काम में लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, बायोगैस। और बायोगैस का सचित्र क्या हो गया, वर्णन हो गया। अब देखेंगे बायोगैस के लाभ क्या हैं। इसे आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, बायोगैस को क्या किया जा सकता है, आसानी से संग्रहित यानी इकट्ठा किया जा सकता है। इसे भोजन पकाने, रोशनी करने व अन्य मशीनों के ऊर्जा के स्रोत के रूप में, इससे प्रदूषण नहीं होता है। अगला है जैविक उर्वरक या जैविक खाद क्या है, कृषि में इनका महत्व बताइए। तो जैविक खाद ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं तथा फसलों की वृद्धि व विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, जैविक खाद कहते हैं। अब समझिए इसको क्या कह रहे हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी जैविक क्रियाएं, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो अपनी जैविक क्रियाएं जो है उनकी, और जैविक क्रियाओं के द्वारा ही जो मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में पोषक पदार्थ की मात्रा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, फसलों की वृद्धि व विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी है। और ये चीज जो है फसल की वृद्धि हो और उसके विकास हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है, और इसे ही क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। यानी सीधा से जो सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी में क्या करते हैं, पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं, और ये काफी ज्यादा जरूरी है, और इसे ही जैविक खाद कहते हैं। कृषि में अहम भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म जीव साइनोबैक्टीरिया व नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ठीक है, ये जो जीवाणु होते हैं ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं एक जगह, जो पौधों के लिए एक उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, यह एक सहजीवी कवक है। माइकोराइजा क्या है, एक प्रकार का सहजीवी कवक है जो ऊपरी ढलान वाले क्षेत्र के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहती है। यानी ये जो ऊपरी ढलाने होती हैं, ठीक है, जो ऊपरी ढलाने होती हैं उसी क्षेत्र में जो है पौधों की जड़ों में, ये जड़ों में होती है, जड़ों में सहजीवी के रूप में ये रहती हैं। उसके बाद है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम यह भी एक सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम क्या है, सहजीवी जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके कार्बन अणु में क्या करती है, ये रूपांतरित कर देती है। अगला है पुनर्योगज। डीएनए पुनर्योगज तकनीकी की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, लिखेंगे किसी जीव से प्राप्त वांछित डीएनए को पोषक, ठीक है, यहाँ पोषक के डीएनए से जोड़कर कोई वांछित उत्पाद को प्राप्त करना डीएनए पुनर्योगज तकनीकी कहलाता है। क्या कह रहा है कि किसी जीव से प्राप्त वांछित डीएनए, यानी किसी जीव से क्या है,
डीएनए वांछित डीएनए प्राप्त हो और डीएनए को पोषक से डीएनए से जोड़ दे, उस डीएनए को जो है पोषक के डीएनए से जोड़ दे कोई वांछित उत्पाद को प्राप्त करना पुनर्योगज तकनीकी कहलाता है। यह तकनीकी क्या है, निम्न चरणों में पूर्ण होता है। देखिए, वांछित जीन विलग्न, क्या है ये, विगलन। सर्वप्रथम किसी जीव में से, ठीक है, सर्वप्रथम किसी जीव में से डीएनए खंड को अलग करना होता है, फिर प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है। इसके बाद डीएनए का नया विकृतीकरण होता है। वाहक डीएनए अणु का चयन, इसके अंतर्गत किसी वांछित जीन को किसी अन्य जीव के साथ डीएनए खंड को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। वाहक डीएनए अणु का चयन, यानी कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो है वांछित जीन, जो वांछित जीन होते हैं, कोई भी वांछित जीन हो तो किसी वांछित जीन को जो है किसी अन्य जीव के साथ, कोई अन्य जीव के डीएनए खंड को क्या कर दे, किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ जोड़ दे। वांछित जीन को किसी अन्य दूसरे के डीएनए से क्या किया जाए, डीएनए खंड से जोड़ दिया जाए तो पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। पुनर्योगज डीएनए को पोषक जीवाणु के अंदर प्रवेश कराना, इसके अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए अणु को पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश कराया जाता है। पोषक रूप में मुख्यतः ई कोलाई का प्रयोग किया जाता है। अब है डीएनए, पुनर्योगज डीएनए का पूंजीकरण। इस चरण में पुनर्योगज डीएनए अणु की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। इस चरण में क्या होता है, जो पुनर्योगज डीएनए अणु की जो प्रतिलिपियां होती हैं, उस पुनर्योगज डीएनए अणु की प्रतिलिपि को तैयार की जाती है। इसमें जीवाणु के अंदर जो है पुनर्योगज डीएनए अणु का बार बार द्विगुणन करके अनेक प्रतिलिपियां तैयार करता है। उसके बाद है पुनर्योगज डीएनए से उत्पादन प्राप्त करना, लिखेंगे। इसके अंतर्गत पुनर्योगज डीएनए अणु से विजातीय जीन उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के क्षति के कारण क्या है, जैव विविधता संरक्षण को समझाइए। तो देखिए, जैव विविधता IUCN के अनुसार 15 लाख से भी अधिक प्रकार के जीव, ठीक है, IUCN एक संस्था है, उसके अनुसार जो है 15 लाख से भी अधिक प्रकार के जो जीव हैं, जीव यानी जंतु और पादप जातियां दोनों आ गए, प्रकार के जीव पृथ्वी पर मौजूद कई जीव जातियां मानव संरक्षण में फसलों के रूप में या घरेलू पशुओं यानी मवेशियां जो है के रूप में सदियों से उगाई या पाली जा रही है। ठीक है, इस प्रकार विश्व में किसी स्थान विशेष पर विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता क्षति के कारण अब हम देखेंगे। तो कारण में पहला कारण है वनों की कटाई और आवास निवास। भारत में जैव विविधता के नुकसान के प्राथमिक चालकों में से वनों की कटाई है, जिससे प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, लिखेंगे। भारत जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव को अछूता नहीं है। जो हमारा भारत है वो जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन, उसके वैश्विक प्रभाव से अछूता नहीं है। बदलते मौसम के पैटर्न, बढ़ते तापमान और चरम घटनाएं पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं, जिससे प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है जैव विविधता संरक्षण की नीतियां। कौन कौन सी नीतियां हैं? तो पहला नीति है जैव जंतुओं के प्राकृतिक आवास वनों की संरक्षण। वन्य जीव जातियों का उनके प्राकृतिक आवासों के साथ साथ कृत्रिम आवासों में मनुष्य के नियंत्रण में, जैसे जूलॉजिकल पार्क एवं
वनस्पति उद्यान में संरक्षित करना चाहिए। यानी जो वन्य जीव है, ठीक है, तो उनके आवास के साथ साथ जो है कृत्रिम आवासें भी क्या है, मनुष्य के नियंत्रण में होने चाहिए। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हो, वनस्पति उद्यान में संरक्षित जंतु हो। अगला है कानून द्वारा संरक्षण। कानून के द्वारा कैसे संरक्षण किया जा सकता है? जंतुओं की जो जातियां विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं, उनके शिकार पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी जो जंतु विलुप्त होने के कगार पे है, तो जो शिकार कर रहे हैं जंतुओं के, ठीक है, तो शिकार करने पे उस पे प्रतिबंध लगाया जाए। जंतुओं की चिकित्सालय एवं रोगों से सुरक्षा। देखिए, सभी जंतुओं की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी जंतु हैं बीमार पड़ रहे हैं या कुछ भी, तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। जंगली पौधों को रोग मुक्त करने की तकनीक को विकसित करना चाहिए। अगला है जंतु शरण स्थल एवं पार्कों की स्थापना। जीव विशेषकर जंतु की जाति की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर जंतु शरण स्थल या सैंक्चुअरी बनाना चाहिए। यानी जीव जहाँ पे क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो उन जीवों के लिए विशेषकर, खासकर उन जीवों के लिए जैसे कि जाति की सुरक्षा के लिए, यानी जो जीव है जिनकी जातियां विलुप्त होने वाली हैं, उनकी जाति की सुरक्षा के लिए खासकर क्या करना चाहिए, शरण स्थल या सैंक्चुअरी बनाना चाहिए। वहां पर जंतुओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्यों की स्थापना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हर्षे एवं चेस के प्रयोग को समझाइए। इन्होंने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला? तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जितना इम्पोर्टेंट ये लगाना है लगा लीजिए। अल्फ्रेड हर्ष और माथी चेस ने साल 1952 में बायो बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग से पता चला कि विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। फिर से समझिए, जो अल्फ्रेड हर्षे थे और कौन था, मार्था चेस, ठीक है, हर्ष और जो चेस थे, ये साल 1952 में बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करके, इन लोगों ने क्या किया, 1952 में बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके एक प्रयोग किया था। और जो प्रयोग किया था उस प्रयोग से पता चला कि जो विषाणु होते हैं, ठीक है, तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, डीएनए। हर्षे और चेस के प्रयोग क्या है, देखिए, उन्होंने फास्फोरस 32P के विकिरण सक्रिय समस्थानिक को फेज डीएनए से मिलाया। उन्होंने एक दूसरे फेज रेडियो एक्टिव सल्फर मिलाया। देखिए, उन्होंने क्या किया, हर्ष और चेस ने जो है 32P फास्फोरस के विकिरण सक्रिय समस्थानिक को फेज डीएनए से मिलाया, ठीक है। मिलाने के बाद उन्होंने एक दूसरा फेज बायोरिएक्टर सल्फर मिलाया। उन्होंने दोनों संवर्धन माध्यमों में T2 जीवाणु भोजी को प्रवेश कराया। यानी वो जो जिसमें फास्फोरस में जो बायोरिएक्टर फेज दूसरा फेज मिलाए थे, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें जो है T2 जीवाणु भोजी को प्रवेश कराया। उन्होंने दोनों ही स्थिति में प्राप्त विषाणु संततियों का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि चिन्हित प्रोटीन युक्त विषाणु को चिन्हित करने में असमर्थ थे। जो चिन्हित प्रोटीन युक्त विषाणु थे वो दूसरे विषाणु को चिन्हित करने में क्या थे, असमर्थ थे। जो चिन्हित थे वो दूसरे विषाणु को चिन्हित करने में क्या थे, असमर्थ थे। उन्होंने पाया कि चिन्हित डीएनए युक्त विषाणु जीवाणु को चिन्हित करने में सक्षम है। क्या पाया कि जो चिन्हित डीएनए थे, जो चिन्हित विषाणु थे, जो चिन्हित प्रोटीन युक्त विषाणु थे, वो दूसरे विषाणु को चिन्हित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चिन्हित जो डीएनए युक्त विषाणु था, डीएनए युक्त, वो जीवाणु को चिन्हित करने में सक्षम थे। अब देखेंगे हर्षे और चेस के प्रयोग के क्या निष्कर्ष है। देखिए,
हर्शे और चेस के प्रयोग के निष्कर्ष। प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं होते हैं और डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है बल्कि डीएनए ही क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय थे वो सभी हमने आपको बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।